हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश का पार्ट। 2023 के इंटेलिजेंस और जीके सेक्शन के सोल्यूशन वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं और 2024 के भी इंटेलिजेंस, जीके, इंग्लिश और हिंदी के सोल्यूशन वीडियोस मैंने अपलोड रिसेंटली किया है। तो इन वीडियोस को देख लेना ताकि आपको आइडिया हो सके कि एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप जैसा कि जानते हो कि सैनिक स्कूल के क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज। लैंग्वेज यानी भाषा के सेक्शन में आप टोटल 13 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं और लैंग्वेज सिलेक्शन आपको फॉर्म फिलअप के टाइम ही कर लेना होता है। तो ये 13 लैंग्वेजेस हैं: असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो अगर बच्चा इंग्लिश या हिंदी सिलेक्ट करता है लैंग्वेज में, तो उसका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा और जिस लैंग्वेज को उसने सिलेक्ट किया भाषा यानी लैंग्वेज का सेक्शन में 25 क्वेश्चन उस लैंग्वेज के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा इंग्लिश सिलेक्ट करता है तो उसका क्वेश्चन पेपर के जो बाकी 3 पार्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस, इनके क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे, जबकि लैंग्वेज का सेक्शन सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, यानी कि इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं कोई बच्चा अगर हिंदी सिलेक्ट करता है तो उसका लैंग्वेज का सेक्शन हिंदी का रहेगा और बाकी तीनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में रहेंगे। इंग्लिश हिंदी के अलावा अगर कोई बच्चा दूसरा लैंग्वेज सिलेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल बंगाली, तो उसके लैंग्वेज के सेक्शन में बंगाली के 25 क्वेश्चंस रहेंगे और बाकी 3 सब्जेक्ट्स यानी कि मैथ्स, जीके और इंटेलिजेंस, इनके क्वेश्चंस बंगाली प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि इनमें से जो गलत ऑप्शन है उसे पता करना है। फर्स्ट ऑप्शन है माउस, माइस। तो माउस होता है सिंगुलर, माइस उसका प्लूरल होता है, तो ये तो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन उसका प्लूरल फॉर्म होता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है शिप एंड शिप्स। शिप सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है, बट शिप्स प्लूरल नहीं होता है। SHEEP, शिप वर्ड का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, यानी कि इसका प्लूरल भी SHEEP होगा, तो ये होगा इनकरेक्ट एंड यही हमें फाइंड करना था। सो दिस इज द आंसर। बट हम फोर्थ ऑप्शन का भी देख लेते हैं। वुमेन सिंगुलर वर्ड होता है, WOMEN, वुमेन उसका प्लूरल वर्ड होता है, तो ये करेक्ट है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, शिप, शिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में हमें क्वेश्चन टैग ढूंढना है। सेंटेंस है शी सिंग्स वेरी वेल, डजंट शी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में क्वेश्चन टैग क्वेश्चन मार्क से जस्ट पहले होता है, बट फिर भी कुछ जगहों पे ये आपको क्वेश्चन मार्क से जस्ट पहले ना दिखे, तो उस केस में हम ट्रिक लगाएंगे। क्वेश्चन टैग बनता है वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट से। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क के जस्ट पहले आपका क्वेश्चन टैग दिया गया है जो कि है डजंट शी। यहाँ पे डज है वर्ब, उसके बाद नॉट है, फिर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी। तो इन तीनों से मिलके ये क्वेश्चन टैग बना है। और आई गेस आप लोगों को तो पता ही होगा कि डज नॉट को डजंट, इज नॉट को इजंट शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग है डजंट शी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर जेंडर। तो ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो जेंडर के अंडर नहीं आता है, यानी कि जो जेंडर का टाइप या जेंडर नहीं है। तो जेंडर 3 टाइप्स का होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 जेंडर के अंडर आते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 3 सिंगुलर जेंडर के अंडर नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इस सेंटेंस का हमें टाइप पता करना है। तो सेंटेंस मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। यहाँ पे गिवन सेंटेंस है कम एंड डू योर ड्यूटी, इसका मतलब है आओ और अपना ड्यूटी करो। तो ये सेंटेंस एक ऑर्डर देने टाइप का सेंटेंस है। यहाँ पे किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि आओ और अपना काम करो। सो दिस सेंटेंस विल बी एन इंपरेटिव सेंटेंस। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन फॉर लाफ्टर। तो इस सेंटेंस में लाफ्टर का काइंड ऑफ नाउन फाइंड करना है, यानी कि लाफ्टर एक नाउन है और ये किस काइंड का नाउन है, किस टाइप का नाउन है, ये हमें पता करना है। लाफ्टर यानी कि हंसी, ये किसी के खुश होने के यानी कि खुशी के इमोशन को एक्सप्रेस करता है, यानी कि ये एक इमोशन है, इसे हम टच या होल्ड नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट। द टाइप ऑफ नाउन विच एक्सप्रेसेस सच इमोशंस एंड कॉन्सेप्ट विच वी कैन फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. So the kind of noun for laughter is abstract noun, option number 3.
नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर इनफ हैज़ बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब। मतलब दिए गए सेंटेंसेस में से जिस सेंटेंस में इनफ को एज एन एडवर्ब यूज किया गया है उसे हमें फाइंड करना है। सो एडवर्ब्स ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब को डिफाइन करते हैं। जैसे नाउन को डिफाइन करते हैं एडजेक्टिव, सिमिलरली वर्ब को डिफाइन करते हैं एडवर्ब्स। सो चेक करते हैं हर एक सेंटेंस में। फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज इनफ इंक इन द पॉट, यानी कि पॉट में पर्याप्त इंक है। इसमें इनफ डिस्क्राइब कर रहा है इंक को और इंक नाउन है। सो यहाँ पे ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है शी हैज टाइम इनफ टू बाय द शूज, उसके पास पर्याप्त समय है जूते खरीदने के लिए। यहाँ पे इनफ डिस्क्राइब कर रहा है टाइम को, जो कि नाउन है, यानी कि इनफ यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। सो ये भी नहीं होगा। थर्ड सेंटेंस है ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी, वह काफी दयालु था मुझे हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे काइंड एक एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है ही को, और इनफ यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है काइंड को, यानी कि काइंड के मीनिंग को और बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे भी इनफ तो एडवर्ब होना नहीं चाहिए, पर आंसर की में आपका यही आंसर दिया गया था। तो इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि काइंड इनफ इन दोनों वर्ड्स को मिला के इसको यहाँ पे इस सेंटेंस का जो वर्ब है हेल्प, उसको डिफाइन करने के लिए किया जा रहा है। बट अगर हम फोर्थ ऑप्शन का देखें तो उस केस में भी सेम सिचुएशन है। शी इज इनफ ब्यूटीफुल टू टेम्प्ट मी, यानी कि यहाँ पे भी इनफ ब्यूटीफुल इन दोनों वर्ड्स को एज अ फ्रेजल एडवर्ब यूज करा जा सकता है टेम्प्ट जो वर्ब है उसको डिफाइन करने के लिए। तो बस डिफरेंस इतना है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कि थर्ड में इनफ जो है वो जस्ट वर्ब से पहले लगा हुआ है और फोर्थ ऑप्शन में इनफ एडजेक्टिव ब्यूटीफुल के आगे लगा हुआ है। तो शायद इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 को आंसर माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इनफ वर्ड है वो वर्ब से जस्ट आगे है। इस क्वेश्चन का अगर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को आता है तो प्लीज कमेंट में बताना। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि सबसे सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस ब्लैंक को फिल करना है। अ डैश ऑफ शिप्स। ऑप्शंस हैं बंडल, ब्रूड, फ्लीट या पैक। तो सारे ही ऑप्शंस कलेक्टिव नाउन्स हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सर्टेन थिंग्स। बंडल यूज होता है स्टिक्स, नोट्स, मनी के लिए, फॉर एग्जांपल बंडल ऑफ नोट्स, बंडल ऑफ मनी एक्सेट्रा। ब्रूड यूज होता है चिक्स, हेन्स, डकलिंग्स, वेल्स एक्सेट्रा के लिए, सो फॉर एग्जांपल ब्रूड ऑफ हेन्स, ब्रूड ऑफ चिक्स। तो इसी तरह से शिप्स के लिए यूज किया जाता है फ्लीट, यानी कि यहाँ पे होगा अ फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। पैक यूज किया जाता है लायंस, कार्ड्स, वुल्फ्स के लिए, फॉर एग्जांपल अ पैक ऑफ वर्ल्स, अ पैक। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, कि उस सेंटेंस को सिलेक्ट करना है जिसमें वर्ड्स सही से अरेंज किए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है कॉल ईच अदर विद द माइस रिपीटिंग कॉल्स। तो इस सेंटेंस से तो एक अच्छा मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द माइस कॉल ईच अदर विद रिपीटिंग कॉल्स। इसका मतलब है कि चूहे एक दूसरे को बुलाते हैं बार बार पुकार कर। तो ये एक अच्छा मीनिंग दे रहा है, बट हम बाकी सेंटेंस को भी देख लेते हैं। थर्ड में है द माइस कॉल रिपीटिंग कॉल्स विद ईच अदर। चूहे बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं एक दूसरे को, तो ये अच्छा मीनिंग नहीं दे रहा है, ये नहीं होगा। एंड फोर्थ सेंटेंस है द माइस रिपीटिंग कॉल्स विद ईच अदर। अगर यहाँ पे कॉल्स की जगह कॉल होता और रिपीटिंग की जगह रिपीटेडली होता तो ये सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता, बट दिए गए फॉर्म में इसका वर्ब ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है माइस वो प्लूरल है जबकि वर्ब है सिंगुलर में, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर 2 द माइस कॉल ईच अदर विथ रिपीटिंग कॉल्स होगा इसका करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके ब्लैंक फिल करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस है डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माई वर्क। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं डैश मेरा काम। तो यहाँ पे होना चाहिए मैं कर रहा हूँ मेरा काम, यानी कि आई एम डूइंग माई वर्क। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। फिर से एडवर्ब फाइंड करने वाला क्वेश्चन, बट यहाँ पे एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस से हमें एडवर्ब फाइंड करना है। सेंटेंस है शी रेड द आंसर ट्वाइस, उसने 2 बार आंसर पढ़ा। ओके, तो एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को डिफाइन करते हैं। वर्ब यानी कि एक्शन, यानी कि काम कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे वर्ब है रीड, शी रेड द आंसर ट्वाइस, उसने 2 बार आंसर पढ़ा। यहाँ पे काम कितनी बार हो रहा है, यानी कि कितनी बार आंसर पढ़ा जा रहा है, 2 बार। हाउ मेनी टाइम्स शी डिड द वर्क, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स शी रेड द आंसर, शी read it twice. So twice will be the adverb here. So correct answer is option number 1. Choose the option that is opposite of brave. यानी कि brave word का हमें यहाँ पे opposite word ढूंढना है. So brave का मतलब होता है someone who is courageous, someone who is ready to do any difficult task without any fear. Okay, so options check करते हैं. First है coward. Coward का मतलब होता है कायर. That means someone who is afraid of doing difficult task and is not courageous.
So this is exactly opposite of brave and hence option number 1 covered will be the answer of this question. But हम बाकी options के meaning भी देख लेते हैं. So second option is clever. Clever का मतलब होता है चालाक, चतुर. Someone who is able to learn things quickly. That means someone who is intelligent. थर्ड इज करेजियस, तो ये तो ब्रेव का सिनोनिम हो जाएगा क्योंकि सेम मीनिंग है दोनों का. एंड फोर्थ इज शेमफुल, सो इसका मतलब है समथिंग विच वन शुड फील बैड अबाउट. सो ऑप्शंस में से ब्रेव का ऑपोजिट वर्ड कावर्ड ही होता. सो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड. अंडरलाइन किया हुआ वर्ड का सबसे नजदीक मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है, यानी कि इसका सिनोनिम ढूंढना है. सेंटेंस है शी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है रिक्वेस्टेड को. रिक्वेस्टेड का मतलब होता है टू आस्क फॉर समथिंग. सो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 2 में है आस्क पोलाइटली, सो दिस विल बी द आंसर. सो रिक्वेस्टेड मीन्स टू आस्क फॉर समथिंग पोलाइटली और जेंटली, यानी कि अनुरोध करना. जबकि ऑर्डर्ड का मतलब होता है आदेश या आज्ञा देना. सेम फॉर इंस्ट्रक्टेड. ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड में हम किसी को फोर्सफुली कहते हैं कि हाँ तुम्हें ये करना ही है. एंड फोर्थ ऑप्शन इज फोर्स्ड, यानी कि किसी को बलपूर्वक जबरदस्ती करवाना. तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर 2 आस्क पोलाइटली इसका आंसर होगा. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ब. द बेबी वॉज डैश इन द रूम, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ब को लेके ये जो ब्लैंक है इसको फिल करना है. तो यहाँ पे पहले से ही वॉज है, तो इसके बाद जो वर्ब लगेगा वो है स्लीपिंग. इज, एम, आर, वॉज, वेर, इन सब के साथ वर्ब का जो फॉर्म्स यूज होते हैं वो है या तो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म. सो स्लिप का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में से नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए स्लीपिंग होगा आंसर. अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ईडियम गिवन बिलो. तो यहाँ पे एक ईडियम दिया हुआ है, यानी कि मुहावरा, जिसको कंप्लीट करना है. ईडियम है यू हैव हिट द नेल ऑन द डैश, तो इससे जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 हेड. यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है टू डू और से समथिंग विच इज एग्जैक्टली करेक्ट, यानी कि हिंदी में इस ईडियम का मीनिंग हो जाएगा आपने बिल्कुल सही काम किया है. तो ऑप्शन नंबर 1 हेड विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि सही स्पेलिंग वाले वर्ड को हमें यहाँ से फाइंड करना है. फर्स्ट वर्ड है सिंसियरिटी, SINCERITY, तो सिंसियरिटी का यही करेक्ट स्पेलिंग होता है. सो दिस विल बी द आंसर. सिंसियरिटी मीन्स टू बी फेथफुल और ऑनेस्ट. चूज द करेक्ट प्रोनाउन. डैश इज स्टैंडिंग एट द गेट, डैश गेट पे खड़ा है. तो फर्स्ट ऑप्शन है हु, यानी कि कौन. सेकेंड है होम, यानी कि किसको. 3 है विच, यानी कि कौन सा. एंड फोर्थ है हुज, यानी कि किसका. तो सारे ऑप्शंस में से फर्स्ट वाला ही ब्लैंक में सही फिट खाएगा. हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पे कौन खड़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल, यानी कि करेक्ट आर्टिकल ढूंढ के ब्लैंक को फिल करना है. सेंटेंस है दे आर गोइंग टू डैश मेट्रो स्टेशन, इसमें अगर हम अ यूज करें तो होगा दे आर गोइंग टू अ मेट्रो स्टेशन, यानी कि वो एक मेट्रो स्टेशन को जा रहे हैं. तो इससे तो मीनिंग निकल रहा है. अगर हम द यूज करें तो होगा दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन, यानी कि वो मेट्रो स्टेशन को जा रहे हैं. इससे भी मीनिंग आ रहा है. यहाँ पे एन आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि मेट्रो वर्ड है, उसके आगे आर्टिकल लगाना है. एम एक कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे एन तो नहीं लगा सकते हम. तो चेक करते हैं फोर्थ ऑप्शन. अगर हम नो आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा दे आर गोइंग टू मेट्रो स्टेशन, यानी कि वो मेट्रो स्टेशन को जा रहे हैं. तो ये भी करेक्ट मीनिंग निकाल रहा है. एंड इसीलिए एनटीए की तरफ से आपका जो करेक्ट आंसर का लिस्ट है वो है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4. तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन पेपर में जहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर हो जाते हैं कभी कभी. इस केस में अगर बच्चा कोई भी एक करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में से किसी को भी अगर सिलेक्ट किया है तो उसे मार्क्स मिलेंगे. तो इसीलिए क्वेश्चंस को एग्जाम में अच्छे से पढ़ना और सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर करके आना. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. तो यहाँ पे सही प्रीपोजिशन हमें ढूंढना है और फिल करना है ब्लैंक को. सेंटेंस है द रेस्टोरेंट इज डैश द स्कूल, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को पुट करते हैं तो क्या होगा द रेस्टोरेंट इज अब द स्कूल. रेस्टोरेंट स्कूल के ऊपर है. किसी भी स्कूल के ऊपर रेस्टोरेंट कभी नहीं होता है क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट करने नहीं देता है. ट्यूशन के ऊपर रेस्टोरेंट हो सकता है बट स्कूल के ऊपर कभी नहीं होता, तो अब तो नहीं होगा. सेकेंड ऑप्शन है बिहाइंड, द रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द स्कूल, यानी कि रेस्टोरेंट स्कूल के पीछे है, तो ये करेक्ट मीनिंग निकाल रहा है. सो बिहाइंड विल बी द करेक्ट आंसर. अलॉन्ग का मतलब होता है साथ में और बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो ये दोनों को आप अगर पुट करके देखोगे सेंटेंस में तो बिहाइंड से अच्छा मीनिंग नहीं निकाल पा रहा है. सो इसलिए बिहाइंड ही इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. तो फिर से फिल अप है दे लेफ्ट डैश शूज ऑन द फ्लोर एज डैश वॉज नो स्पेस ऑन द शू रैक, उन्होंने छोड़ा डैश जूते फ्लोर पे डैश शू रैक पे जगह नहीं था. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. फर्स्ट में होगा THEIR दे लेफ्ट देयर शूज, यानी कि वो अपना जूता छोड़े.
ऑन द फ्लोर एज देयर THERE वॉज नो स्पेस ऑन द शू रैक। वहाँ शू रैक पे जगह नहीं था। वो अपने जूते फ्लोर पे छोड़े क्योंकि वहाँ शू रैक पे जगह नहीं था। नेक्स्ट है पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25। तो इस पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन्हें करना है। तो ये पैसेज स्टैम्प कलेक्शन के बारे में है और क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ही जंप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट स्टैम्प वाज प्रिंटेड इन डैश। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ के 5th लाइन से डायरेक्टली पूछा गया है। यहाँ पे है लिखा हुआ द फर्स्ट स्टैम्प वाज प्रिंटेड इन इंग्लैंड। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं और इनमें से जो करेक्ट है पैसेज के अकॉर्डिंग उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ अ लायन। क्वेश्चन नंबर 21 में जहाँ से आंसर मिला था उसी में आगे है द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन इंग्लैंड, इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑन इट। That means the first stamp had a picture of Queen Victoria on it. So option number 2 is the correct statement. Next question, choose the correct option. The hobby of collecting stamp is called dash. तो ये आपका सेकेंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में ही है। The hobby of collecting stamp is known as philately. So option number 4 will be the answer. Next is it was black and had a picture of Queen Victoria. Identify the part of speech for black from the given sentence. यहाँ पे पैसेज का एक स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पे हमें इस स्टेटमेंट में से ब्लैक किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है ये हमें पता करना है। ब्लैक एक कलर का नाम है, तो जनरली ये नाउन होना चाहिए, बट कभी कभी ये एडवर्ब या एडजेक्टिव भी हो सकता है। सो हमें इसमें चेक करना है कि सेंटेंस में यहाँ क्या मीनिंग दे रहा है ब्लैक। यहाँ पे है इट वॉज ब्लैक, तो बात हो रहा है फर्स्ट स्टैम्प के बारे में। तो फर्स्ट स्टैम्प वॉज ब्लैक, यानी कि यहाँ पे ब्लैक फर्स्ट स्टैम्प के बारे में बता रहा है। फर्स्ट स्टैम्प यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि नाउन होगा एंड नाउन के बारे में जो बताता है यानी कि नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। सो ब्लैक इज यूज्ड as an adjective here. So option number 3 adjective will be the answer. Next question, choose the opposite of send. तो send वर्ड का हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो इसके लिए भी हमें पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेंड का मतलब होता है भेजना, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा रिसीव, यानी कि प्राप्त करना यानी पाना। तो यहाँ पे ब्रॉड से कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर वर्ड सेंट रहता SENT यानी कि पास्ट फॉर्म में रहता तो उसके लिए हम ब्रॉड का भी अपोजिट वर्ड यूज़ कर सकते थे। सेंट का मतलब होता भेजा गया था और ब्रॉड का मतलब है लाया गया था, पर यहाँ पे सेंट प्रेजेंट टेंस में है एंड इसीलिए प्रेजेंट टेंस वाला वर्ड रिसीव ही इसका अपोजिट वर्ड होगा। तो ये थे 2023 के क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर के इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपको क्लास 6 के 2023 और 2024 के क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन वीडियोस दिख रहे हैं, तो यहाँ से क्लिक करके भी आप देख सकते हो। और आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में बताना कितने क्वेश्चन के आंसर आप कर पाए खुद से। ओके, सो अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।